प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट 3 का जो इकोलॉजी वाला जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, इसके बारे में हम और आगे चर्चा करते हैं। देखिए, हमने बात की थी पिछली क्लास में कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं। पिछले क्लासेस में हमने चर्चा की थी कि इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई ऑर्गेनिज्म है और जिस स्थान पर उसका हैबिटेट है, ठीक है, और वहां का जो एनवायरनमेंट है जहां पर वो रह रहा है, एनवायरनमेंट इन दोनों के बीच, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है यानी कोई स्पीसीज है, इस स्पीसीज का वहां के वातावरण के साथ जो अंतर संबंध है उसको हम क्या कह देते हैं, इकोलॉजी कह देते हैं। या हम बात करें कोई स्पीसीज है तो वो बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक, और एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, लाइट है, एयर है, तो ये कैसे होते हैं, नॉन ए बायोटिक, इनको हम कह सकते हैं ए बायोटिक। तो यानी कि बायोटिक और ए बायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में, या कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो आपस में अंतर संबंध है उसको हम क्या कह देते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कह देते हैं। आज हम इसी प्रकार से इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में और चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कुछ टर्म्स हैं। एक तो है स्पीसीज, जो बार बार हम काम में ले रहे हैं, स्पीसीज या जाते हैं। एक है इकेड्स, और एक है इकोटाइप। क्या है, इकोटाइप। ये कई बार डेफिनेशंस इनकी जो है वो पेपर में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाति, स्पीसीज। देखिए, स्पीसीज की अलग अलग डेफिनेशन है। यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि स्पीसीज जो जाति है, स्पीसीज क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एक तो ये डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन के आधार पर कि वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, स्पीसीज या जाति है। दूसरी, यदि हम इसकी डेफिनेशन दें कि स्पीसीज वो है जो क्या कर सकती हो, रिप्रोडक्शन कर सकती हो, अपने समान संतान उत्पत्ति कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। तो ये हम स्पीसीज की डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये बहुत सारे कुछ इसके हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे इकेड्स की। देखिए, इकेड्स है, या अभी हमने बात की थी किसी का हैबिटेट, आवास, इसको भी आवास कह देते हैं, और ये भी एक प्रकार का वही आवास है जहां पर कोई स्पीसीज रहती है, इकेड्स। लेकिन इनमें अंतर क्या है, इकेड्स जो हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब हम बात कर सकते हैं कि एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल है, जैसे स्थान पर मरुस्थलीय है, जिस स्थान पर जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहा है उसको हम उसका आवास कह देते हैं। लेकिन इकेड्स क्या है, इकेड्स कोई स्पीसीज है, और ये स्पीसीज जिस स्थान पर रह रही है उस स्थान का जो एनवायरनमेंट है उससे ये क्या होती है, इफेक्टिव होती है, प्रभावित होती है, और इस एनवायरनमेंट की वजह से इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम बात करें, ये स्पीसीज है, मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है और वो दो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहती है, दो
अलग अलग किसमें रहती है, एनवायरनमेंट में रहती है, और उसके द्वारा ये क्या हो रही है, इफेक्टिव हो रही है। तो इन दोनों स्पीसीज के अंदर क्या आ जाती है, कुछ वेरिएशन आ जाती है, कुछ वेरिएशंस या विभिन्नताएं आ जाती हैं। और ये विभिन्नताएं जो है वो कैसी होती हैं, ओनली मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकल या कली आकारिक ये विभिन्नताएं होती हैं। ये बाह्य रूप से जो आकार है उसका, या हम कहें सिर्फ मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार या बाह्य आकृति के रूप में ये विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो इसको कहते हैं हम क्या, इकेट्स। कोई स्पीसीज किसी एक स्थान पर रह रही है और उस स्पीसीज को यदि दो अलग अलग एनवायरनमेंट या दो अलग अलग हैबिटेट के अंदर रखा जाए और उनके अंदर क्या हो जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आ जाते हैं, तो इस प्रकार की स्पीसीज को कहा जाता है क्या, इकेट्स। दूसरा हम बात करें जैसे इकोटाइप, तो इकोटाइप के अंदर सेम वही है। मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है और इस स्पीसीज को जब हम अलग अलग एनवायरनमेंट या अलग अलग स्थानों पर इसको रखा जाता है या जहां पर ये रहती है, तो वहां पर मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस तो होते ही होते हैं, साथ में कौन से चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजी तो किसके अंदर हो रहे थे, इक्वेट्स के अंदर भी हो रहा था, लेकिन मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इसके अंदर जो जेनेटिकली जो चेंजेस हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, और इस प्रकार की स्पीसीज को हम कहते हैं क्या, इकोटाइप। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो इनके बारे में हम बात करते हैं किसके अंदर, इकोलॉजी के अंदर। फिर हम बात करते हैं और भी इसके अंदर, जैसे कि दो शब्द हैं, इंट्रा और इंटर। स्पेसिफिक, इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक प्रकार के रिलेशंस यानी संबंध या पारस्परिक संबंध। देखिए यहां पर ये दो अलग अलग है। इंटर का मतलब है दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य में क्या आपसी रिलेशनशिप है, इसको कहा जाता है इंटर रिलेशनशिप। जब एक ही प्रकार के स्पीसीज के मध्य में क्या क्या आपस में रिलेशन है, उन्हें कहा जाता है क्या, इंट्रा रिलेशन। तो ये स्पेसिफिक होते हैं एक ही जाति के बीच में, तो उसको इंट्रा कहा जाता है, और अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो एनवायरनमेंट के अंदर जो आपसी संबंध है, ठीक है, उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस। तो ये भी डेफिनेशन जो है वो कई बार अपने बात करते हैं। फिर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे इकोलॉजी के हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की इकोलॉजी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है एप्लाइड इकोलॉजी। इसके बाद दूसरी जो है वो है ह्यूमन इकोलॉजी, और थर्ड जो है वो है मैनेज्ड इकोलॉजी। और भी अलग अलग इकोलॉजी, नेचुरल इकोलॉजी। नेक्स्ट यदि हम लिखना चाहें नेचुरल इकोलॉजी, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की इकोलॉजी की ब्रांच कह सकते हैं, या इसके अंदर एप्लाइड का मतलब है कि इकोलॉजी के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, तो वहां पर जो भी इकोलॉजी के अंदर हमें जो चीज या जो चीज हमें प्राप्त होती है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए। एप्लाइड इकोलॉजी का मतलब है इसको प्रैक्टिकली हम कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये आ जाता है। ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर यहाँ पर मानव से संबंधित इकोलॉजी है कि इस प्रकार के एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन स्पीसीज जो है वो रह रही है, और वो उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या क्या संबंध है, इसके बारे में क्या क्या एनवायरनमेंट से उसे प्राप्त होता है, किस प्रकार से वो एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है या पॉल्यूटेंट करता है, तो सारा इस ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर। यदि ह्यूमन अपने फायदे के लिए इस इकोलॉजी को क्या करता है,
पॉल्यूटेंट करता है तो उसके लिए उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक मैनेजमेंट इकोलॉजी या मैनेज्ड इकोलॉजी है कि हमें किस प्रकार से जो एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर्स है या कारक हैं या जितने भी प्रकृति की जो चीजें हैं उनको हम किस प्रकार से मैनेज करें ताकि आने वाले समय में हमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पहुंचे। इसी प्रकार से नेचुरल इकोलॉजी है। नेचुरल इकोलॉजी के अंदर यही है कि हमें किस प्रकार से वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जिसकी वजह से जो प्राकृतिक रूप से जो इकोलॉजी है उसके अंदर किसी प्रकार का चेंजेस ना आए, वो नेचुरल बने रहे, उसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन जो है वो ना आए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग इसके अंदर हम इकोलॉजी की ये बात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।